Generally, if I were to ask you, why do you think it's increasing? So you've mentioned one of them being the natural rhythm that's missing, and so anti sort of toxin and anti, what would you call it? जो आपको बेसिकली बॉडी की सफाई है वो उस तरह से सही एंटीऑक्सीडेंट्स का ना होना बॉडी के अंदर भी और खुराक में भी. बिल्कुल. उसके अलावा do you think there are other lifestyle things that maybe something that in the food that we're consuming, or rather you mentioned smoking obviously, but that's something that's fairly popular now. Alcohol maybe, irrespective जितना भी आप कह लेंगे पाकिस्तान में नहीं है, there's a lot of people who drink, and so उनको what impact does that have on cancers as well? And generally, if I were to ask you कि जैसे हमने बड़े logically बड़े अच्छे तरीके से explain किया, I've never really been able to understand it उस तरह से कि 800,000 कैंसर सेल्स बन रहे हैं, और उसमें अगर वो वॉल्यूम बढ़ जाएगी तो इट्स लॉजिकल मैथमेटिकल. आई एम अ वेरी मैथमेटिकल पर्सन. मेरी बायोलॉजी ठीक थी, इतनी अच्छी नहीं थी, बट मैथमेटिक्स आई वाज फेयरली गुड एट. एंड सो नाउ आई कैन मेक अ ग्राफ, राइट, कि अगर ये एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, अगर 1200 बन रहे हैं, 800 मर रहे हैं, तो वो 400 के हिसाब से हर दिन एक्सेस हो रहा है, फिर उनका मल्टीप्लायर ऑटोमेटिकली चलेगा. इन टर्म्स ऑफ द फूड दैट वी ईट and the material that we consume, what impact, in a very simplified way, if you were to tell me, do they have on cancer in our body? In one word, sugar. Right. Sugar is toxic. Okay. कैंसर सेल्स जो है ना वो तेज़ी से बढ़ते हैं, और उनको बढ़ने के लिए चाहिए ग्लूकोज. अगर आपके नॉर्मल सेल पे एक रिसेप्टर है ग्लूकोज का, तो कैंसर सेल पे 10 रिसेप्टर हैं ग्लूकोज के. नॉर्मल सेल पे इंसुलिन का एक रिसेप्टर है, तो कैंसर सेल पे 10 है. इंसुलिन के साथ एक और चीज़ निकलती है, इसको कहते हैं इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, जो एक ग्रोथ फैक्टर है, बढ़ाता है सेल्स को. आम सेलों पे 1, कैंसर सेल पे 10. हम लोगों की डाइट हो गई है मुख्तलिफ. पुराने वक्तों में मीठा खाया जाता था खुशी के मौके पे. मुझे अभी भी याद है, हम बच्चे से किसी घर में जाते, मिठाई आती तो बड़े पूछा करते थे किस बात की खुशी है. कहते किसी का बच्चा हुआ है, फ़लाँ की मंगनी हुई, फ़लाँ की शादी हुई, फ़लाँ जो है वो इम्तिहान में पास हो गया. अब हम रोज़ाना मीठा खाते हैं. जो ग्लूकोज है ना, ये ना सिर्फ कि कैंसर के बढ़ने में मदद देता है, क्योंकि एक तो जो खुद खुराक है कैंसर की. आप पेट सीटी का नाम सुना आपने? उसमें हम ग्लूकोज के साथ रेडियो एक्टिव मटेरियल लगा के बॉडी में डालते हैं, और कैंसर सेल्स ग्लो कर रहे होते हैं, रोशन हो जाते हैं, चमक दमक रहे होते हैं 10 गुना ज़्यादा बाकी सेल्स की निस्बत. अच्छा, so that's that way you can really begin to map out. They are big on eating glucose. Right. हमारी डाइट में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा है, तो वही जो 800 से 100,000 कैंसर सेल बने, उनको आपने इतना ग्लूकोज दे दिया, ऊपर से मल्टीविटामिन्स भी दे दिए, तो वो तो बढ़ेंगे. बॉडी उनको मारने की कोशिश कर रही है, आप उनको खिला पिला रहे हैं. अब दिन में खाने का बुनियादी उसूल इंसानों का ये है कि कम से कम वक्त पे खाएं. यू हैव अ बिग गैप बिटवीन मील्स, दैट इज़ एसेंशियल. रोज़ा, जिसको फास्टिंग कहते हैं, ये हमारी फितरत में है. अगर इंसान फास्ट नहीं करेगा और बार बार खाएगा, तो उसके जिस्म को नुकसान पहुंचेगा, ना सिर्फ कि मोटापा और डायबिटीज़, बल्कि कैंसर के इम्कानात. जब आप फाके से होते हैं ना, या खाते नहीं हैं, मसलन आपने 8-10 घंटे का गैप दे दिया, तो आपके जिस्म के अंदर एक सिस्टम है जिसको एपोप्टोसिस कहते हैं. अब खाना नहीं मिल रहा तो जिस्म ने राशन कर दिया. अब जिस्म कहता है भाई खुराक कम है, ग्लूकोज कम है, प्रोटीन कम है, फैट कम है, भाई कौन कौन से सेल सही काम कर रहे हैं, इनको खाना दो. कौन कौन से बेकार बैठे हैं, ये कैंसर वाला कुछ भी नहीं करता, सिर्फ बढ़ता जाता है और बच्चे पैदा कर रहा है, इसको मत दो. इसका डीएनए डैमेज है, इसको बोलो डीएनए ठीक करे, नहीं ठीक करता तो हमारे पास 2 घंटे हैं, मार दो इसे. इंटरेस्टिंग. दैट इज़ एपोप्टोसिस. राइट. जब आप बार बार खाते हैं, हर वक्त खाते हैं ना, तो एक और सिस्टम एक्टिवेट होता है. बहुत से सिस्टम है, उनमें से एक है एमटोर, MTOR. वो हातम ताई फयाज सिस्टम है. वो कहता है बहुत सा खाना आ गया, सबको बांटो. वो डैमेज सेल है, खैर है, ठीक हो जाएगा, उसको भी दे दो. ये कैंसर सेल है, खैर है, बिगड़ा हुआ है, ठीक हो जाएगा, इसको भी खिलाओ. क्योंकि बॉडी ने खाने से जान छुड़ानी है. उसको कहाँ स्टोर करेगी, कितना स्टोर करेगी, कितनी चर्बी बनाएगी, तो वो उसको हर एक को फीड करती है, और सेल डेथ और रिपेयर कम हो जाती है. अब फास्टिंग इज़ नेचुरल टू ह्यूमन बीइंग्स. कैसे? आपने कभी सोचा कि नाश्ते को अंग्रेज़ी में क्या कहते हैं? ब्रेकफास्ट. यू आर ब्रेकिंग अ फास्ट. राइट. पुराने वक्तों में बड़े बुज़ुर्ग, मगरिब का टाइम होता, सूरज गुरूब हुआ, नमाज़ पढ़ी, खाना खाया, उसके बाद कुछ नहीं खाते थे. रात को मोमबत्तियाँ, लालटेन बंद, अंधेरे में नज़र भी नहीं आ रहा खाने का कहाँ कुछ पड़ा है, सो गए. सुबह उठे, रोशनी हुई, खाया, ब्रेक फास्ट किया, दे ब्रोक देयर फास्ट. राइट. आजकल
रात को 12 बजे फ्रिज रेड किया, 1:30 बजे दोबारा, 2:30 बजे फिर फूड पैंडा ऑर्डर कर दिया। हाँ। फूड पैंडा ऑर्डर कर दिया। तो वो जो फास्टिंग का नेचुरल पीरियड है ना, वो ये डिटॉक्स पीरियड है रात का, हाँ। जिसमें आप ना खाएं तो आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। सुबह उठ के आप रोशनी देखते, बाहर निकलते फजर के वक्त, खेतों खलियानों में जाएं या मस्जिद जाएं या स्नान करें जो हिंदू करते हैं, वट एवर दे डिड, एवरीवन हैड अ मॉर्निंग रिचुअल, रिलीजियस और वर्क रिलेटेड। तो मेलाटोनिन पैदा हुई, डिटॉक्स कर दिया। यू कंटिन्यूसली डिटॉक्स योर बॉडी, आपकी बॉडी की डिफेंस सिस्टम्स खुश हैं, वो कैंसर सेल्स को मार रहे हैं, पैदा होने से पहले रोक रहे हैं। लेकिन जब आप दहाइयों तक, डेकेड्स आफ्टर डेकेड्स, यू आर ओवर इंडल्जिंग, गोइंग अगेंस्ट योर बॉडी रिदम्स एंड सर्काडियन रिदम, तो फिर कैंसर 50% होने का। Right. You talked a lot about preventive measures for cancer. I want to go into treatment as well. Yeah. Primarily because I know that a lot of families, again, because of the rate of change, काफ़ी ज़्यादा लोगों के इर्द अब वो they're exposed to it. Back in the day, cancer was a very जैसे आपने बोला कि when your aunt had it, तो उस वक्त तो कभी किसी ने सुना ही नहीं होगा, और जब पहली दफ़ा सुनने में आया तो समझ ही नहीं आई कि क्या है। और पर्टिकुलरली वो मुझे याद है, ऐसा टाइम था जब बच्चों को भी नहीं ज़्यादा बताया जाता था कि क्या है, किस तरह है, बस होता था कि जी वो बीमार हो गए। जनरली जब आपका कैंसर पता लगता है कि क्या है, सो इसमें इस सवाल को मैं 2 में डिवाइड करूँगा। पहला तो ये कि क्या हमें करना चाहिए, कितना रेगुलरली करना चाहिए एज अ कंसल्टेंट। हाउ डू आई मेक श्योर कि आई एम अहेड ऑफ माई कैंसर, बिकॉज आपने कहा बन रहा है, मर रहा है, राइट। सो ये तो किसी भी टाइम पे ऐसा हो सकता है कि बढ़ना, ज़रूरत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गया। बिल्कुल। सो क्या ऐसा मुझे करना चाहिए? व्हाट इज़ द राइट सॉर्ट ऑफ ए स्क्रीनिंग मेथडोलॉजी, एंड बी टाइम फ्रेम जिसके अंदर मैं अगर चेक करता रहूँ तो आई कैन कैप्चर इट अर्लियर। एंड इसी फ्रेम में इफ़ यू कैन सॉर्ट ऑफ एक्सप्लेन ऑल्सो के आर देयर न्यू टेक्नोलॉजीज जिसके अंदर स्क्रीनिंग एंड टेस्टिंग एंड आइडेंटिफाइंग is going to become more optimized, and are we looking at some exciting groundbreaking work in this particular field, particularly post-COVID? Health tech is now at the forefront, and a lot of money is going into that as well. And then the second part of the question is, once you do unfortunately have that cancer, what are the treatments? Because all I know right now is that we have this chemotherapy thing, which is essentially this carpet bombing of your entire body, and so it's very detrimental as well, and it's for folks who around me who've gone through that treatment, it's a thing. It's not easy, and again, so are there any other treatments at this point in time, and are we looking at some potential treatments जो कि वो होता है ना, early successes, proof of concepts नज़र आना शुरू हो गए कुछ पेपर्स में, and अब वो आहिस्ता आहिस्ता आगे जाएगा? बिल्कुल, आपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए एक सवाल में। स्टार्ट करते हैं कैंसर से। जो बात हो रही थी कि कैंसर क्यों हो रहा है, कैसे होता है और कैसे प्रिवेंट किया जाए। तो कैंसर के 2 फैक्टर्स हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल, अंदरूनी और बैरूनी। अंदरूनी आपकी जेनेटिक्स हैं, कुछ कौमों में कैंसर ज़्यादा है, मसलन अश्कनाज़ी ज्यूज़ हैं, वो इंटर मैरिजेस करते हैं अपने यहाँ, तो उसकी वजह से उनके अंदर कैंसर के चांसेस ज़्यादा हैं, उनका जेनेटिक पूल जो है इतना डाइवर्स नहीं है। नॉर्दर्न यूरोपियंस भी, गोरी नस्ल है बहुत, एक ही किस्म की नस्ल है, कॉकेशियंस हैं, तो उनके अंदर भी बहुत है। पाकिस्तानी बड़े खुशकिस्मत हैं। अच्छा, हम इंटर मैरिजेस भी करें, हमारा जेनेटिक पूल बहुत है। पाकिस्तान के अंदर आपके पास द्राविड़ नस्ल है, ड्रिविडियंस, आर्यंस हैं, आपके पास टर्क्स हैं, मंगोल्स हैं, पर्शियंस हैं, तातार हैं, आपके यहाँ ग्रीक जीन्स हैं बहुत ज़्यादा, ये चतराल और इस एरिया में, और सिकंदर आजम की फौजें आई थिंक क्रॉसरोड्स की वजह से ना एवरीबॉडी सॉर्ट ऑफ केम इन, तो वो तो सही वो है एब्सोल्युटली। अमेरिका के बाद अगर कहीं बहुत ज़्यादा जेनेटिक आपकी वेरिएशन है वो पाकिस्तान है। आपके मकरान में जो है अफ्रीकन जीन्स है सारे, तंजानिया और केनिया से आए हुए लोग हैं, और आपकी ये जो हज़ारा ट्राइब है बलूचिस्तान की, दे आर तातार एंड मंगोल। तो हमारे यहाँ इतनी मिक्सिंग है कि हमारा जेनेटिक पूल बड़ा अच्छा है। हमारे यहाँ जेनेटिक कैंसर होने के चांसेस कम है, लेकिन एक प्री डिस्पोजिशन होती है। मसलन एक बंदा है वो स्मोकिंग करता है तो उसको लंग कैंसर हो गया, तो उसके बच्चों में भी वही जीन है, वो भी वल्नरेबल होंगे ज़्यादा। अल्कोहल पीता है, उसको लिवर कैंसर हो गया, तो बच्चों में भी उसकी जीन्स होंगे, वो वल्नरेबल होगा। तो अच्छा, मतलब ये आपके लाइफ चॉइसेस डायरेक्टली इम्पैक्ट योर चिल्ड्रंस लाइफ चॉइसेस एज वेल? दे डू, इट गोज़ बोथ वेज कि आपके जेनेटिक्स आपकी प्री डिस्पोजिशन बताते हैं। देखिए मुज़म्मिल, इसको ऐसे सोचो कि एवरी बेबी द डे दे आर बॉर्न दे आर डेस्टिन्ड टू डाई ऑफ अ डिजीज लेटर इन लाइफ। राइट, किसी न किसी चीज़ से मरना है ना। नहीं, बट मैं भी सो आई गेट इट, एंड मैं कहता हूँ कि भाई लेट्स से द किड हैज़ ए फादर
who before he was born was an alcoholic, for example, right? And so through intervention, he reduced the quality of his liver. Now in his genetic material, उसने लिवर की तो रिड्यूस कर लिया, बट जो स्पर्म है एसेंशियली जो जेनेटिक मटेरियल स्टोर कर रहा है, उसने उस वीकर लिवर की वो स्टोर की है क्या? वो जो वीकनेस उसकी बाद में आई है, सो एक जेनेटिक है ना. दैट्स ए वेरी इंटेलिजेंट क्वेश्चन. अभी इन चीज़ों पे रिसर्च हो रही है, एपिजेनेटिक्स और इस किस्म की चीज़ें हैं, बट दे आर अ बिट टू कॉम्प्लेक्स टू टॉक अबाउट. राइट. देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी इट माइट बी हैपनिंग. हमें ये पता है कि आपकी जो लाइफ चॉइसेस हैं वो बेबी पे असर डालती हैं इनडायरेक्टली. मदर की तो डायरेक्टली डालती हैं. मदर के इन्फेक्शंस, डिजीज़ और प्रॉब्लम्स दे कैन अफेक्ट द बेबी. हमें ये भी पता है कि मदर की ओबेसिटी, ड्रग यूज़, फार्मास्यूटिकल्स, वट एवर शी डज इम्पैक्ट द बेबी. हार्मोन लेवल्स भी इम्पैक्ट करते हैं बेबी पे. फादर का कितना करता है इस पे भी रिसर्च हो रही है. लेकिन जेनेटिक वल्नरेबिलिटी इज़ देयर. कुछ ख़ानदानों में कुछ कैंसर होने के इम्कान ज़्यादा हैं, कुछ ख़ानदानों में कुछ बीमारियों के इम्कान ज़्यादा है, शुगर के, डायबिटीज़ के, मोटापे के. तो अगर किसी फैमिली में, जो आप प्रिवेंशन की बात की, आम तौर पे कहा जाता है जी 50 साल की उम्र के बाद ब्रेस्ट कैंसर, बाउल कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर, इनसे स्क्रीनिंग करनी शुरू करें, बचाव के इक़दाम करें. आई डिसएग्री विद इट. मैं कहता हूँ आप देखिए कि आपके ख़ानदान में किसी को कैंसर किस उम्र पे हुआ. अमूमन आम तौर पे कैंसर डेवलप होने में 10 साल लगते हैं. Right. जिस उम्र में आपके ख़ानदान में किसी करीबी अजीज़ को कैंसर हुआ है, उससे 10 साल पहले आप एहतियात और स्क्रीनिंग शुरू कर दें.